नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ एक मजबूत जंग चल रही है। देश के कुल अगर हम 736 जिलों को देखें तो उनमें से 325 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का कहर नहीं पहुंचा है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच कई चीजें हैं जो चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर यह सोचिए कि आपके घर में कोई पिज्जा देने के लिए आए और दरअसल वो व्यक्ति संक्रमित हो। कुछ ऐसा ही हुआ है। दिल्ली में एक ऐसी ही घटना सामने आई है। एक पिज्जा बॉय में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस डिलीवरी बॉय ने दिल्ली के 72 घरों में पिज्जा की डिलीवरी की थी, जिसके बाद इन सभी परिवारों को घर में ही क्वारंटीन करना पड़ा है। यह ऐसी खबर है जो सरकारों के लिए चिंता पैदा करने वाली है। जरूरी सामान की होम डिलीवरी को सोशल डिस्टेंसिंग का बेहतर जरिया माना जा रहा है, लेकिन अगर डिलीवरी करने वाला ही संक्रमित हो और वो जाने अनजाने में तमाम परिवारों में संक्रमण फैला दे तो क्या किया जाए? कोरोना के खिलाफ संग्राम में जिन जरूरी सेवाओं को मंजूरी दी गई है उनमें भी बचाव के हर एक उपाय को अपनाना जरूरी है, लेकिन दिल्ली के इस मामले में लापरवाही की बात सामने आ रही है। क्या है ये पूरा मामला? क्या पड़ सकता है इसका पूरा असर? देखिए ये रिपोर्ट। सब कुछ लॉक है, कुछ खुला है तो वो जिससे जिंदगी ना रुके। पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, लेकिन ऐसी कुछ होम डिलीवरी में वायरस की होम डिलीवरी का खतरा पैदा हो गया है। दिल्ली के मालवीय नगर के एक पिज्जा डिलीवरी बॉय में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस पिज्जा डिलीवरी बॉय ने जिन 20 दिनों में उसे संक्रमण के लक्षण थे, उसमें 72 घरों में पिज्जा पहुंचाया। उसके संपर्क में उसके साथ काम करने वाले 17 पिज्जा बॉय भी थे। उन सभी को अब क्वारंटीन कर दिया गया है। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज़्यादा चिंताजनक होगा। साफ है कि जिस तरह से ये पूरा मामला प्रकाश में आया, जिसमें 72 फैमिलीज में उसने जो है विजिट किया, ये भी पता चला है कि दरअसल उसको काफी समय से सिम्टम्स थे। वो हॉस्पिटल भी गया था इस दौरान, लेकिन 14 अप्रैल को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसको लेकर हड़कंप मच गया पूरे मालवीय नगर इलाके में। और मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाना चाहूंगा मालवीय नगर की। यहाँ पर बिल्कुल इसके पास ही फ्रूट सेलर भी बैठा हुआ है। यही वो जो पिज्जा आउटलेट है। पूरी रोड आप देखें मालवीय नगर की, इसके आसपास के तमाम इलाकों को, चूंकि जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो ये एक तरह से पूरा पीछे भी देखिए बैरिकेड लगा हुआ दिल्ली पुलिस का, यानी इस पूरे इलाके को एक तरह से सील कर दिया गया है। और एमसीडी की तरफ से भी तमाम जो कवायद है वो की। कोरोना के खतरे पर लगभग 1.5 महीने से जंग चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के लाखों टिप्स दिए जा चुके हैं। संक्रमण से बचाव के तरीकों पर हर स्तर पर जानकारियां दी जा रही हैं। लेकिन अफसोस कि पिज्जा बॉय के संक्रमण के मामले में पहली नजर में चूक उजागर हो रही है। ये सारे लोग अभी भी एसिम्प्टोमेटिक हैं और जिनकी टेस्टिंग किया हुआ है उनका टेस्ट रिपोर्ट अवेटेड है। सो अभी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है कि इस बॉय ने संक्रमण फैलाया है। बट हाँ, ये जरूर है कि ये खुद से संक्रमित था और करीब 1 महीने पहले इसको फर्स्ट सिम्टम आए थे 20 मार्च के अराउंड, और 5 अप्रैल के आसपास इसको फीवर ख़त्म हो गया था। अभी एक्टिव डिजीज इसके पास केवल कफ की पड़ी हुई है। तो ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इसको एडमिट किया हुआ। पिज्जा बॉय में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उसकी कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि सभी तरह की सावधानियों और सतर्कता के बावजूद दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर किचन का डिलीवरी पार्टनर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमने अथॉरिटीज को सभी सूचनाएं दी हैं। जो उसके संपर्क में आए सभी ग्राहकों से संपर्क कर रहे हैं। डिलीवरी पार्टनर ठीक है और सभी तरह की मेडिकल सुविधाएं पा रहा है। उसके सभी को-वर्कर्स क्वारंटीन हो गए हैं और मालवीय नगर किचन को अगले 14 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए डिलीवरी बॉय के संपर्क में आए संभावित लोग क्वारंटीन तो हो गए हैं, लेकिन यह ऐसा मामला है जिसने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी है। सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस में जरूरी चीजों की सप्लाई की होम डिलीवरी पर जोर दिया गया है, लेकिन यहाँ तो होम डिलीवरी पर कोरोना का संकट आ गया है। दिल्ली के पिज्जा डिलीवरी बॉय में संक्रमण का मामला कहीं मरकज जैसी भयावह तस्वीर में तो तब्दील नहीं हो जाएगा। याद कीजिए, जब दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम थी, तब निजामुद्दीन के मरकज से निकले मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और अब पिज्जा डिलीवरी बॉय का मामला
उस दिन सामने आया है जब राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बेहद कम दर्ज की गई है। कोरोना के संकट काल में छोटी सी चूक कितनी भारी हो सकती है, ये मामला उसकी बानगी है। फिलहाल तो सब यही कामना कर रहे हैं कि उसके संपर्क में आया हर एक शख्स स्वस्थ हो। दिल्ली से आशुतोष, चिराग गोठी और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कामना ये भी करनी होगी कि कोई उसके संपर्क में आया न हो, क्योंकि अगर वाकई जो ये सारे डिलीवरी चेन्स कहते हैं कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी होगी, यानी कि जो व्यक्ति दे रहा है और जो व्यक्ति उसे ले रहा है सामान को, उन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट नहीं है, उसका पालन किया गया हो, लेने वाले लोगों द्वारा भी और उस पूरी डिलीवरी चेन के द्वारा भी। क्योंकि कई दफा देखने को ये मिलता है कि भले ही ये डिलीवरी के लिए लड़के निकलते हैं, लेकिन उन्हें सैनिटाइजर जैसी चीजें खुद से खरीदनी पड़ रही हैं, मास्क कंपनी की तरफ से नहीं दी जा रही हैं, चाहे स्टेटमेंट्स में कोई भी चीजें कह दी जाएं। ये डिलीवरी बॉयज जो होते हैं, ये वो होते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। जान और जहान के संतुलन का असमंजस इस कहानी में भी सामने आ रहा है। आज मैंने ऐसे तमाम डिलीवरी बॉयज से बातचीत की और देखा कि आज सुबह से ये ऑर्डर्स का इंतजार ही कर रहे हैं। इन्हें ऑर्डर दर ऑर्डर पैसे मिलते हैं, रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, और अब पूछ रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में अब ये आगे क्या करें। जायके की ये गलियां कभी गुलजार हुआ करती थी। जो खुद से नहीं जा सकता था खाने, वो घरों पर डिलीवर करवाता था। अब एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद से आशंकाएं और भी बढ़ी हैं। लेकिन आज हम इन डिलीवरी बॉयज से बातचीत करके आपको बताएंगे कि दरअसल इनकी जिंदगी में किस तरह की उथल पुथल मची। आजकल क्या आपकी कमाई पर असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है मैम, बिल्कुल। जब आप देख रहे हैं पूरे सिटी में टोटल 4 रेस्टोरेंट खुले हैं, तो जनरल सी बात है कि ऑर्डर बहुत कम हो गए। और जो पहले हम 20 ऑर्डर कर लेते थे, वो आजकल 6 ऑर्डर करने में पूरा 12 घंटे लग जाते हैं। लिमिटेड हो गए बहुत, बिल्कुल। घर चलाने में समस्या घर में कौन कौन है? ये कोई कहने वाली बात हो, सब वो तो है ही है, जनरल सी बात है। जब कमाई जब 30% रह जाएगी, 25% रह गई तो परेशानी है। लेकिन यह फिर भी यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये सोच के आ जाते हैं चलो दूध से दूध का ही खर्चा निकल जाए, दूध का ही आ जाए, थोड़ा ये आ जाए, इसलिए बाकी तो है नहीं काम बिल्कुल भी। कैसे आप लोगों को पेमेंट होता है? वीकली होता है, जो हम काम करते हैं पर डे वो हमें मिलता है। आजकल कितना असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? क्या और भी लोग कमाते हैं? नहीं, घर में सिंगल कमाने वाले हैं। घर में 5 मेंबर्स है, 2 सिस्टर है, माँ है, एक भाई है। कितने पैसे ले जा पाते हैं आप? पहले तो हम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन आजकल वही 400-500 रुपए काम हो जाए वो भी बहुत है। बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। इसमें जब आप लोग किसी के घर जाते हैं, क्या तरीका होता है आपको डिलीवरी देने का? मेरा जो तरीका होता है, मैं कस्टमर को कहता हूँ या तो आप नीचे आके स्वयं लेके जाए। मैं ज्यादातर कस्टमर के घर तक जाने की कोशिश करता ही नहीं है, न जा पाता हूँ, क्योंकि सेफ्टी हमारी और कस्टमर की बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कस्टमर नहीं मानते तो मैं अपने कंपनी के चैट सपोर्ट से बात करता हूँ, वहां से या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैं कस्टमर के पास जाता नहीं हूँ। किसी भी तरह से टच नहीं हो? नहीं, मैं किसी भी तरह से टच नहीं करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी हॉस्पिटल आसपास में उनके ऑर्डर आ रहे हैं, और बाकी कस्टमर जैसे ऑर्डर करते हैं वो बहुत ही कम, बिल्कुल माइनस पॉइंट। अभी आप लोग ध्यान रखते हैं कि कांटेक्ट न हो आप जो कस्टमर के पास जा रहे हैं? यस। कैसे करते हैं? कस्टमर कहते हैं जैसे उनको फॉलो करते हैं। हाँ, फोन करते हैं कि हम आ गए हैं, तो वो जो कहते हैं यू प्लीज कीप देयर और वॉट एवर यू विल टे, हम करते हैं। क्या कोरोना वायरस के बाद आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा? जी बिल्कुल असर पड़ा है, क्योंकि लोग बाग डर रहे हैं बाहर का खाना खाने से। ऑर्डर हमारे पास आ नहीं रहे हैं। रेस्टोरेंट जो जैसे पहले ओपन होते थे उस टाइप का कुछ भी नहीं खुल रहा है। गिने चुने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और उनके पास भी ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं। मैडम, तो जैसे आपकी कमाई कितना कम हो गई है? मैडम, पहले हम दिन के 20 या 25 ऑर्डर हम डिलीवर करते थे। पर ऑर्डर पे हमें 35 रुपीज मिलते थे, और अब हम दिन के 3 या 4। क्या कोरोना वायरस के आने के बाद से आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा? या मैम, ये तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कुछ समय पहले हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता था, जिससे हमें रेगुलर इनकम अच्छी हो जाती थी। पर इस समय पेट्रोल के पैसे निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज हमारा क्या है, हम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। मतलब हमारी कंपनी कहती है आप जितनी डिलीवरीज करोगे हम आपको उतना ही अमाउंट देंगे। बट आजकल तो ये हो रहा है कि मुश्किल से 5-7 डिलीवरी ऐसे ही चल रहा है, और जिसमें से 500 रुपए भी कवर नहीं हो पा रहे हैं।
और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मॉर्निंग से मैं आज मॉर्निंग में 7 बजे आया हूँ, जिसमें से सिर्फ 3 डिलीवरी हुई है, जिसमें से 5 से 6 घंटे मुझे हो गया यहाँ पे काम करते हुए। और कल इस समय हमारे 8-10 ऑर्डर थे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। हमें भी तो होने का डर है कोरोना, लेकिन हम भी बाहर निकल रहे हैं। कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि आपको लास्ट ऑर्डर लॉग इन आज आप कितना है? 2 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी तक एक ऑर्डर नहीं मिला मैम। यानी 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है। 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है मैम। और कोई खर्चे आए, पेट्रोल का पैसा जो भी है वो सब हमारी जेब का ही है मैम। हमें कोई फिक्स नहीं मिल रहा मैम। दूर से आते हैं, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, 100 रुपए का पेट्रोल तो ये हो गया। आज और बुरा हो गया है। आज वो पिज्जा वाले डिलीवरी के संक्रमण होने से और असर पड़ गया है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर ही नहीं है। जैसा कि हमने अपने ऐप में दिखाया आपको कि आज हमारे ऐप पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है मैम। ऐसे अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही मैम, हमारी तो कंपनी कहती है लॉग इन करो। हमारे पर्याप्त मना करते हैं हमें घर से आने के लिए कि सबको अपनी सेफ्टी प्यारी है, अपने बच्चे प्यारे हैं, हमारी वाइफ को भी हम चाहते हैं वो बाहर ना निकले, लेकिन हमारी मजबूरी आर्थिक दिक्कत जरूरत से ज्यादा हो गई है। हम 10 दिन घर बैठने के बाद फिर दोबारा मार्केट में फील्ड में आए हैं और इसका असर ये अभी तो जरूरत से ज्यादा है। तकरीबन 2-2.5 महीने से पढ़ना चालू हो गया था काम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कहते हैं यहाँ पे तो लॉकडाउन हुआ अभी 20-22 दिन पहले हुआ है, लेकिन इस काम का असर बहुत 2-3 महीने पहले ही पड़ना चालू हो गया था। जहाँ जहाँ जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी वैसे काफी जगह पता फर्क पड़ गया था कि लॉकडाउन के 21-22 दिन पहले सिनेमा हॉल तो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले बंद हो गए थे। रोजी रोटी मजबूरी बनती है तो रोजगार आप अपने मन के विपरीत भी कई दफा चुनते हैं, लेकिन जब उस रोजगार में भी किसी महामारी का वार आ जाए तब आप क्या करें? जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं वो प्रतिदिन कमाकर खाने वालों के लोगों में शामिल हैं। आज कोरोना काल में प्रकोप उन पर भी है। जिस तरीके से एक मामला सामने आया है संक्रमण का, उससे अब सवाल उठ रहे हैं इस डिलीवरी को लेकर, लेकिन इनकी तरफ से आश्वासन यही है कि कॉन्टैक्टलेस यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संपर्क नहीं होता इस डिलीवरी में, तो लोग अभी भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना है कि क्या वाकई इसका प्रभाव आने वाले दिनों में और विपरीत पड़ता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। देखिए, बात सिर्फ पिज्जा डिलीवरी की नहीं है, बात यह है कि आप बहुत सारे सामानों की होम डिलीवरी करवाते हैं और अगर लॉकडाउन है तो डिलीवरी पर बहुत सारे लोग निर्भर हैं। तो क्या इसे पूरी तरीके से छोड़ दें क्योंकि एक मामला आ गया है? हमने आपको डिलीवरी बॉयज की भी हालत दिखाई है। नहीं, इसका तरीका यह है कि आप सावधानियां बरतें। सावधानियां कौन सी बरत सकते हैं वो हम आपको जरा ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं। डॉक्टरों की राय के आधार पर हमने ये तैयार किया है। आपके घर पर कोई भी वेंडर आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। डिलीवरी घर की चौखट से बाहर करवाएं। सामान की डिलीवरी कराते समय आप मास्क पहने, हो सके तो ग्लव्स भी पहने। डिलीवरी करने वाले व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं पहना है तो सामान लेने से इनकार कर दीजिए। पेमेंट डिजिटल मोड में करिए क्योंकि नोटों के आदान प्रदान से पता नहीं उसमें किस तरह के जीवाणु आ जाएं। डिलीवरी के बाद अच्छी तरह से हाथ जरूर धोएं और खुद को सैनिटाइज करें। अगर सामान ऐसा हो जिसे पानी से धोया जा सकता है तो ये तरीका भी अपनाएं। अगर खाने का सामान है तो उसे अच्छी तरीके से गर्म करने के बाद ही उसे आप खाएं। तो इस तरह की चीजें अगर आप करेंगे तो उससे ऐसे मामलों में बच सकते हैं। अब भारत में कितना है संक्रमण अभी कोरोना का, ये भी हम आपको बता देते हैं क्योंकि रोज उसकी रफ्तार को मापने से ही आपको पता चल सकता है कि हम कितने अच्छी तरीके से मुकाबला कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। भारत में वायरस का जो संक्रमण है वो 12,000 के आंकड़े को पार कर चुका है, 13,000 की तरफ बढ़ रहा है। आज शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के 12,759 मामले आए, 420 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शाम 5 बजे तक महाराष्ट्र में 2,919, दिल्ली में 1,578, तमिलनाडु में 1,242, मध्य प्रदेश में 1,120, राजस्थान में 1,023 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में हर रोज सामने आने वाले कोरोना के मामलों की संख्या 1000 के आसपास टिक गई है। पिछले एक हफ्ते में 6,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना से भारत की लड़ाई अभी लंबी चलनी है। कोरोना के 10,000 मरीजों का आंकड़ा भी अपने आप में एक कसौटी है
जिससे किसी भी देश की परिस्थितियों को डिकोड किया जा सकता है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बुधवार को 10,000 के पार चली गई थी। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोरोना वायरस डेटाबेस के अनुसार 15 अप्रैल को शाम 6 बजे तक 10,000 से अधिक कंफर्म केस वाले 23 देश थे। भारत इनमें 19वें नंबर पर था। कैसे, वो हम बताते हैं आपको। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि कोरोना वायरस के कुल मामलों में 76% से ज्यादा मामले सिर्फ 9 देशों में दर्ज किए गए। ये 9 देश हैं अमेरिका, जहां पर 30% मामले, स्पेन में 8%, इटली में भी 8%, जर्मनी और फ्रांस में 6%, ब्रिटेन और चीन में 4%, ईरान में 3.8%, तुर्की में 3.2%। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने इन सभी देशों में कोरोना संक्रमण के मामलों के 10,000 तक पहुंचने की गति का विश्लेषण किया और यह पाया कि भारत कोरोना वायरस के शुरुआती फैलाव को धीमा करने में बेहतर रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण जिस गति से 100 केस से बढ़कर 10,000 तक पहुंचा, वो काफी धीमा है। जिन 23 देशों में सबसे तेजी से संक्रमण फैला और 10,000 केस आए, उनमें भारत 19वें नंबर पर आया। भारत में कोरोना के मामलों की गिनती 100 से 10,000 तक पहुंचने में 30 दिन लगे। इस तरह भारत में हर 4.5 दिन में कोरोना के केस दोगुने हुए। चीन इस महामारी के केंद्र में है, लेकिन उसने भी स्थिति को नियंत्रित किया। वहां कोरोना के मामले 100 से 10,000 तक पहुंचने में मुश्किल से 10 दिन लगे थे और हर 1.8 दिन में संक्रमण के मामले दोगुने हो रहे थे। इस रिकॉर्ड में टर्की दूसरे नंबर पर है। वहां कोरोना के मामले 100 से 10,000 तक 11 दिनों में पहुंचे। हर 1.9 दिन में यहां मामले दोगुने हो रहे थे। इसी तरह ईरान में 2.3 दिन, इटली, अमेरिका और स्पेन में 2.4 दिन, जर्मनी में 2.6 दिन, फ्रांस में 2.8 दिन में मामले दोगुने होकर 10,000 तक पहुंचे। 10,000 से ज्यादा केस वाले 23 देशों के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जहां संक्रमण के केस दोगुने होने में 4 दिन से ज्यादा का समय लगा और इन 6 देशों में भारत शामिल है। दुनिया में कोरोना की स्पीड बहुत तेज हो गई है। पूरी दुनिया में शुरुआती 10 लाख केस होने में 137 दिन लगे, लेकिन अगले 10 लाख केस सिर्फ 13 दिन में बढ़ गए। यानी कोरोना के संक्रमण की रफ्तार इस समय चरम पर है। दुनिया के दूसरे आंकड़ों पर नजर डालें तो इनका सबसे बड़ा फलसफा यह है कि न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। पूरी दुनिया में करीब 21 लाख केस आ चुके हैं और 1,34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,16,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 11,500 से ज्यादा मौतें अकेले न्यूयॉर्क में हैं। इटली में 21,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्पेन में मौतों का आंकड़ा 18,000 को पार कर चुका है। सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले भी अमेरिका में ही हैं। अमेरिका में संक्रमण का आंकड़ा 6,40,000 को पार कर चुका है। स्पेन, इटली, फ्रांस के कुल मरीजों को मिला दे तो भी अमेरिका के मरीज ज्यादा निकलेंगे। अमेरिका में कोरोना के 6 लाख से ज्यादा मरीज हैं और इनमें सबसे बुरा हाल न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। न्यूयॉर्क में 2,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं, जबकि कोरोना से बुरी तरह प्रभावित देशों जैसे स्पेन में 1,80,000, इटली में 1,65,000 के आसपास, फ्रांस में 1,47,000 से अधिक, जर्मनी में 1,34,000 से अधिक मरीज हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में 98,000, चीन में 82,000, ईरान में 76,000 से ज्यादा मरीज हैं। यानी न्यूयॉर्क को अगर संक्रमित देशों की लिस्ट में अलग से रखा जाए तो वो अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आएगा। दुनिया का पावर हाउस न्यूयॉर्क कोरोना के आगे ऐसे घुटने टेक देगा, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन टेस्ट करने की रफ्तार भी देखना जरूरी है। भारत की टेस्ट करने की रफ्तार को देखें तो 15 अप्रैल को रात 9 बजे तक देश 2,58,730 लोगों का टेस्ट कर चुका है। इनमें से 11,297 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हालांकि देश में प्रति 10 लाख लोगों में से सिर्फ 203 लोगों के टेस्ट किए गए और प्रति 10 लाख लोगों में से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। डीआईयू ने राज्यों के आंकड़ों के आधार पर यह भी पता लगाया कि कौन सा राज्य टेस्ट करने के मामले में बेहतर है। भारत में राज्यों में टेस्ट करने के मामले में केरल नंबर 1 है। केरल ने प्रति 10 लाख लोगों पर 425 टेस्ट किए हैं। राजस्थान ने प्रति 10 लाख लोगों पर 365, महाराष्ट्र ने 289, गुजरात में 170, तमिलनाडु में 141, कर्नाटक ने 139, आंध्र प्रदेश ने 133 और मध्य प्रदेश ने 126 टेस्ट किए हैं। ओडिशा, बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल में प्रति 10 लाख लोगों पर टेस्ट की संख्या 100 से भी नीचे है। आईसीएमआर के थोड़ी देर पहले आए आंकड़ों से इन राज्यों के आंकड़े
थोड़ा सा बदलेंगे, लेकिन इससे आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि अलग अलग राज्यों में टेस्टिंग की स्थिति क्या है। यहाँ आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत कैसे सर्वेलांस के जरिए जो संक्रमित लोग हैं उनकी पहचान कर रहा है। ये एक्सक्लूसिव खबर है और इसके बारे में पूरी जानकारी पहले हम आपको देते हैं कि किस तरीके से सर्वेलांस के जरिए पता लगाया जा रहा है कि कोरोना का संक्रमण कितने लोगों में किस तरीके से फैल रहा है। 15 अप्रैल तक भारत प्रति 10 लाख लोगों पर 203 टेस्ट कर चुका है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि ज्यादातर पॉजिटिव केस कम्युनिटी सर्वेलांस नेटवर्क के जरिए सामने आए हैं। भारत में कोरोना का परीक्षण मुख्य रूप से सर्वेलांस के जरिए किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक भारत में करीब 11,000 कंफर्म मामले सामने आए। इसके लिए प्रयोगशालाओं में 2.5 लाख लोगों के टेस्ट किए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से हमें पता चला है कि इनमें से ज्यादातर को सर्वेलांस नेटवर्क के जरिए चिन्हित किया गया। स्वास्थ्य अधिकारी मौजूदा सर्वेलांस नेटवर्क के जरिए पूरे भारत में कंफर्म हुए मामलों के संपर्कों का पता लगा रहे हैं, यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब तक 31,000 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं जो कंफर्म हुए मामलों के संपर्क में थे। अधिकारियों ने सिर्फ सर्वेलांस के जरिए कोरोना के 5,000 से ज्यादा कंफर्म मामलों का पता लगाया है। भारत के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 लाख से अधिक लोगों की निगरानी हो रही है। अलर्ट के आधार पर लगभग 23,000 लोग अस्पतालों में भर्ती किए जा चुके हैं। सूत्रों के अनुसार हेल्थ वर्कर्स के मजबूत नेटवर्क और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम के जरिए गुरुवार तक 79,000 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 8,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। दक्षिण कोरिया ने बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्ट किए थे, लेकिन भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने टेस्टिंग के साथ बड़े पैमाने पर सर्वेलांस की रणनीति भी अपनाई है, क्योंकि भारत की जनसंख्या कम से कम दक्षिण कोरिया जैसे देशों की तुलना में बहुत बड़ी है। ऐसे में उन लोगों का टेस्ट पहले किया जा रहा है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए और जिनमें कोरोना संक्रमण की आशंका हो सकती है। आंकड़े ये कहते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में टेस्ट करने की रफ्तार बहुत कम है। आईसीएमआर और डेटा वेबसाइट वर्ल्ड इन डेटा के अनुसार भारत प्रति 1,000 लोगों पर 0.2 टेस्ट कर रहा है। इसीलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में 135 करोड़ लोगों के लिए जांच की यह संख्या जमीनी सच्चाई को सामने नहीं ला सकती। हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। हमको ये समझना पड़ेगा कि 24 अगर हमको पूछा तो 24 यानी 23 लोगों की टेस्ट तो हम ऐसे ही वो निगेटिव आ रहे हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। तो नंबर्स के इसमें ये कहना बहुत कठिन रहेगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बेस अगर आप पकड़े तो वो तो 135 करोड़ 30 करोड़, वो पॉपुलेशन बेस को सब वल्नरेबल उतने नहीं है। टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने के लिए भारत की तरफ से अलग अलग देशों से जो टेस्टिंग किट्स हैं, कुछ तो भारत के पास थे, कुछ अलग अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। तो चीन की तरफ से 6.5 लाख टेस्ट किट्स, जिसमें जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट्स हैं और साथ में आरएनए एक्सट्रैक्शन किट्स हैं, जिनके जरिए जल्द से जल्द नतीजे आ जाते हैं जांच के। तो इन सब को लेकर द्वारका में एक सेंटर पर रखा जा रहा है, जिससे अलग अलग राज्यों की तरफ से मांग की गई है। उन राज्यों को आवंटित किए जाएंगे इनमें से टेस्ट किट्स। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि यूरोप जैसे देशों में भी जब चीन की तरफ से इस तरह की टेस्टिंग किट्स और भी तरह के चिकित्सा के उपकरण पहुंचाए गए थे, तो उन सब ने ये कंप्लेन की थी, शिकायत की थी कि ये औसत से नीचे दर्जे के लग रहे हैं, ये अच्छी क्वालिटी के नहीं है। और इन सारी चीजों पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आप केवल उन जगहों से सामान मंगाइए जहां पर जो चीन की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। लेकिन पूरी दुनिया में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि चीन से जो ये चीजें मंगाई जा रही हैं उनकी क्वालिटी क्या सही है या नहीं, या चीन इसमें बेईमानी तो नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पर आज तक ने भी उनसे इससे संबंधित सवाल पूछा। उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए।
राहुल जी, लगातार आप टेस्टिंग पर स्ट्रेस दे रहे हैं। आपने कहा टेस्टिंग 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 और टेस्टिंग होनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। रैपिड टेस्टिंग किट्स लगातार उनका शेड्यूल 3 से 4 बारी डिले हुआ है और आखिरकार चाइना से कंसाइनमेंट आज पहुंचने वाला है, जो कि एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता था इस लड़ाई में। उधर चीन से जो सामान आ रहा है, चाहे प्रोटेक्शन गियर्स भी हो, वो बहुत खराब क्वालिटी के आए हैं और रिजेक्ट भी किए गए सरकार द्वारा। मेरा सवाल सीधा है कि आपको लगता है फेलियर कहाँ है, चीन की भूमिका में है या सरकार की भूमिका में? एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहां हैं। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि भाई इसलिए यहां है, क्यों यहां है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहां है बीमारी, कहां है। मान लो आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। और टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई स्ट्रेटेजिकली सोचकर। टेस्टिंग इज आवर मेन वेपन अगेंस्ट द वायरस। इट इज अ स्ट्रेटेजिक वेपन, इट हैज टू बी यूज्ड लाइक अ स्ट्रेटेजिक वेपन। Currently, as I said, we are chasing the virus. किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। हालांकि एक और बात यहाँ पर स्पष्ट करने की जरूरत है कि जितनी बड़ी आबादी होती है, ऐसा नहीं होता है कि हर एक व्यक्ति को टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ता है। लेकिन हाँ, बड़े पैमाने पर इसीलिए किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति उस वायरस को कैरी कर रहा हो और सिम्टम ना हो और वो न जाने कितने लोगों को फैला दे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में कोई भी देश ऐसा हो जिसने अपनी पूरी आबादी को टेस्ट कर लिया हो। हाँ, आपका जो प्रतिशत है वो ऊंचा होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। बहरहाल, अगर चीन से आए हुए इन टेस्टिंग किट्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उसका जवाब भी जरूरी है। आईसीएमआर के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं गंगाट खेडकर जी, उन्होंने इस पर क्या कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं। एंटीबॉडी किट्स, इनकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी ये कम है, ये तो हम चारों तरफ सबको मालूम है। इसका इस्तेमाल, जैसा मैंने पहले बताया, कि अर्ली डायग्नोसिस के लिए या इंसान को ये इन्फेक्शन हुआ है क्या, इसके लिए करना नहीं है। ये तो हम ट्रेंड देखने के लिए कर रहे हैं। मुझे अगर ट्रेंड दिखना है तो ट्रेंड में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो 6% दिखने के बजाय 5.8% निकला और उसका ट्रेंड मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डिसीज डायग्नोसिस के लिए नहीं है। जैसे मैंने बोला, इम्यून रिस्पांस, उसका द्योतक आज समझ सकते हैं क्या? अभी भी नहीं समझ सकते हैं। ये सर्वेलेंस में हॉटस्पॉट में कैसे इन्फेक्शन फैल रहा है या बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसका अंदाज बांधने के लिए टेस्ट है। इसलिए वो किट का फॉल्टी रहने का हिसाब जो था ना, वो जो लोगों ने इम्यून रिस्पांस देखने को किया, उसके इसमें चक्कर में ठीक है। ये सर्वेलेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अपनी तरफ से उन्होंने स्पष्ट किया है। वैसे भी टेस्टिंग के लिए बहुत अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें स्वैब लेने से लेकर ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और सब में अलग अलग समय भी लगता है। तो कोशिश अभी उस क्लस्टर टेस्टिंग की भी चल रही है, जिसका इस्तेमाल से ज़्यादा अगर संक्रमण फैला है तो उसके बारे में जानकारी हो सकती है और बहुत तेजी से रफ्तार भी हमें मिल सकती है उस टेस्टिंग के लिए। तो उन सारी चीज़ों पर सरकार काम कर रही है। बहरहाल चूंकि लॉकडाउन चल रहा है और दफ्तर जो हैं, चाहे स्कूल हैं, वो सब ऑनलाइन जा रहे हैं, यानी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन स्कूल के क्लासेस हो रहे हैं। इसके लिए बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है जूम नाम का एक ऐप। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि इसकी सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। भारत सरकार की तरफ से ये एडवाइजरी राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया CERT इन की चेतावनी के बाद जारी की गई है। इस एजेंसी ने कुछ दिन पहले लोगों को इस ऐप की कमजोरियों के प्रति सावधान किया था। एजेंसी ने बताया था कि इस ऐप में सेंध लगाई जा सकती है, इसे हैक किया जा सकता है। इसके बाद पासवर्ड लीक होने और कई हैकर्स द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस को हाईजैक करने की शिकायतों के बाद गृह मंत्रालय के साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी साइकॉर्ड ने नई एडवाइजरी जारी की। इसमें यह बताया गया कि अगर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किस तरह की सतर्कता बरतें। इसमें लिखा है, हर मीटिंग के लिए नया यूजर आईडी और पासवर्ड सेट करिए, वेटिंग रूम फीचर ऑन कीजिए, इससे मीटिंग में लोग तभी आ पाएंगे जब होस्ट अनुमति देगा। ज्वाइन बिफोर होस्ट फीचर ऑफ कर दीजिए, ऐसा करने से कोई भी यूजर होस्ट से पहले मीटिंग में नहीं आ पाएगा। स्क्रीन शेयरिंग बाय होस्ट ओनली फीचर को ऑन रखें। अलाउ रिमूव पार्टिसिपेंट्स टू रीजॉइन फीचर को बंद कर दें। अगर जरूरत न हो तो फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन बंद कर दें। एक बार सभी लोग मीटिंग में आ जाएं तो मीटिंग को लॉक कर दें। रिकॉर्डिंग फीचर ऑफ रखें। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो मीटिंग को सिर्फ छोड़े नहीं, उसे पूरी तरह बंद करें। पूरी दुनिया में जूम ऐप से प्राइवेसी की रक्षा को लेकर कई सवाल उठे हैं। टिकटॉक और जूम के ज्यादातर सर्वर चीन में हैं और इनमें कुछ कमजोरियां हैं। इस ऐप का तकनीकी विश्लेषण करने वाले कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस ऐप से मीटिंग का डेटा लीक हो सकता है। तो ये तो बात हुई एक ऑनलाइन ऐप की, लेकिन इसके अलावा कोरोना वायरस की संरचना को पढ़ने की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें भारत भी पीछे नहीं है। गुजरात की ऐसी ही एक रिसर्च के बारे में हम आपको बताते हैं, जिसने कोरोना से बचाव और संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के प्रयास की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इसने कोरोना के जीन्स और इसके जीनोम के सीक्वेंस की खोज की है। इसे आप एक तरह की जीन कुंडली कह सकते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सी वैक्सीन या दवा इस पर प्रभावी होगी, इस पर GBRC ने महत्वपूर्ण जानकारियां खोजी हैं। कोरोना वायरस के जीन्स हासिल करने के लिए GBRC ने गुजरात में कुछ कोरोना पीड़ित मरीजों के शरीर से वायरस का सैंपल लिया। कई जगहों से सैंपल लेने के बाद करीब 100 सैंपल्स का DNA टेस्ट किया गया और इसके बाद जाकर कोरोना वायरस की जीन कुंडली बनाई जा सकी है। इस खोज से कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में मदद मिल सकती है। भारत में भी वैक्सीन बनाने की कोशिशें चल रही हैं। ये किस तरह की रिसर्च है, ये क्या हुआ है गुजरात में, इस पर विस्तार से बातचीत कर रही हैं हमारी संवाददाता गोपी घांगर। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के जरिए कोरोना का जीनोम सीक्वेंस किया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर इस इंस्टीट्यूट के। मैम, ये बताइए कि क्या आप लोगों का इन्वेंट जो आप लोगों ने किया है वो और कोरोना को रोकने में किस तरीके से वो मदद करेगा? हमने अभी जो GBRC में किया है वो कोरोना का एक पूरा जीनोम जो है उसका सीक्वेंस हमने डिकोड किया है, और ये जीनोम की सीक्वेंस हमको पता चलेगी तो उसके ऊपर से हम काफ़ी रिसर्च जो है वो शुरू कर सकते हैं। So basically this is like first step towards doing research in corona, whether it is vaccine development or it is identifying the potential drug molecules, और या तो हम उसकी निदान की जो किट बनाते हैं, इन सब के लिए इसका फ़ायदा होगा। मैम, ये जो रिसर्च आप लोगों ने किया है, किस तरीके से ये पूरा रिसर्च किया गया और इसका जो नतीजा आपको मिला है वो कितना डिफरेंट है?
सो बेसिकली ये जो रिसर्च है इसके लिए हमको श्री विजय भाई रूपाणी हमारे माननीय मुख्यमंत्री और इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी का ये सारा जो है वो ऑनरेबल पीएम जब यहाँ पे सीएम थे तब उन्होंने ये सब शुरू किया हुआ था एंड ही यूज्ड टू से दैट BT plus BT is equal to BT, so that is Bharat today plus biotechnology is equal to Bharat tomorrow. सो इन दैट कनेक्शन हम लोग जो है ये जीनोमिक्स में हमारा सेंटर जो है उसका स्ट्रेंथ है और अलग अलग जगह से हम लोग जीनोमिक्स की प्रवृत्तियां करते रहते हैं। जब ये कोरोना का महामारी हुआ तब केंद्र सरकार राज्य सरकार ने हमको जो है इसका मंजूरी दिया होल जीनोम सीक्वेंस करने का और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमको सैंपल्स प्रोवाइड किए और हमने फिर उसमें से जो है एक पूरा जीनोम डिकोड किया है अभी। मैम इससे बेनिफिट क्या होगा जो आप लोगों का अभी तक रिसर्च हुआ है उससे क्या फ़ायदा अब होगा? जब होल जीनोम सीक्वेंस पता चलता है किसी भी सजीव का, यहाँ पे जो कोविड का जो जीनोम है तो उससे जो है एक उसके सारे फंक्शंस क्या क्या है वो हमें पता चलते हैं। वो कितना वीरुलेंट है, इसका मतलब कौन से दुनिया में जितने वायरसेस अभी है कोरोना के उसमें किसके साथ हमारा ये सीक्वेंस मैच हो रहा है, इन सब बातों पे हमें पता चलेगा। फिर कौन से ड्रग पोटेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अगेंस्ट में काम करेंगे, इस टाइप के बहुत संशोधन जो है वो जीनोम सीक्वेंस के आधार पे हो सकते हैं। मैम इससे वैक्सीनेशन भी बन सकता है? वैक्सीन बनाने के लिए भी आपको वायरस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप वैक्सीन बनाते हैं आप चाहते हैं कि उसमें से आपको पूरा जो है उसका इम्यूनिटी मिले। कौन सा रीजियन है जो ज़्यादा जल्दी बदलता है, कौन सा रीजियन उसका जो है वो स्टेगनेंट है, उनके जो एंटीजेनिक रीजियंस हम बोलते हैं जिसको हमारी इम्यून सिस्टम समझती है, तो उनका स्ट्रक्चर और वो सब कैसे बदल रहा है वो समझने में हमको जीनोम से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मैम एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि टेम्परेचर इस पे इफेक्ट करता है? देखिए ऐसा अभी हमने कोई संशोधन में हमारा कोई अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और इस डायरेक्शन में हम लोग अभी सोच भी नहीं रहे हैं। बट ये अभी कह पाना एक जीनोम के ऊपर से कि ये टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट होगा या नहीं होगा, इट इज़ टू प्रिमिटिव टू से। तो खबरदार में हम आपको कोशिश करते हैं कि इस वायरस से लड़ने के लिए जितनी सारी जानकारियों के साथ लेस कर दें उतना अच्छा, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आज हमने आपको डिलीवरी के सिस्टम को समझाया है कि किस तरीके से डिलीवरी को बंद कर देना उपाय नहीं है। लॉकडाउन में आप और कैसे जिएंगे, घर तो आएगा ही बाहर से सामान, लेकिन उसके साथ क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो सब हमने आपको आज दिखाई है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।